कई मौके ऐसे होते हैं जो आपको किसी व्यक्ति के बारे में, उसके टेम्परामेंट, उसकी सोच समझ को समझने में बड़ी मदद करते हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी अमेरिका में थे, आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में है। जगह एक ही है, अमेरिका, लेकिन आप नेता नेता का फर्क देखिए कि राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर ऐसा रायता फैलाया कि उनकी अपनी पार्टी अब तक यह रायता समेटने में जुटी हुई। खुद राहुल गांधी हर जगह पर सफाई देते फिर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जाकर राहुल गांधी ने काम ही ऐसा किया था। कभी सिखों के बारे में ऐसा कह दिया कि खालिस्तानी पन्नू झूमने लगा, कभी भारत विरोधी सांसद से मिल लिए, तो कभी आरक्षण को लेकर अजीब बात कह दी, कभी चीन की तारीफ करने लगे और भारत को नीचा दिखाने लगे। उधर आप नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, उन्होंने अमेरिका में वही बातें की जिससे दुनिया में देश का नाम ऊंचा हो, वही बातें की जिससे अमेरिका भारत की पार्टनरशिप मजबूत हो। यह बहुत अंतर होता है समझ का, यह अंतर होता है गंभीरता का। राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री तो बनना चाहते हैं और राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए उनकी पार्टी ने घोड़े खोल रखे हैं, लेकिन बॉस जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, क्या उसे यह नहीं पता है कि विदेश जाकर क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए? ये समझ नहीं है। कम से कम अगली बार राहुल गांधी विदेश जाएं तो नरेंद्र मोदी से सीख के जाएं कि जब भारत का कोई नेता विदेश जाता है तो उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और यह बात नरेंद्र मोदी के फैंस बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में देश का कोई मान बढ़ा सकता है तो वो मान नरेंद्र मोदी ही बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि आज 10 साल बाद भी अमेरिका में नरेंद्र मोदी का वही क्रेज दिखता है जो 10 साल पहले दिखता था। और यह बॉस कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इन 10 सालों में राहुल गांधी तो खुद को साबित नहीं कर पाए कि वो नरेंद्र मोदी के आसपास भी कहीं है। खुद उन्होंने अपनी उल्टी सीधी बातों से कांग्रेस का ऐसा हाल कर रखा है कि लोग कह रहे हैं कि जीती हुई बाजी भी कांग्रेस हार जाती है। भाई हरियाणा में क्या ऐसा ही हो रहा है, वो अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यह देख लीजिए कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उनके विवादित बयान सुर्खियां बनते हैं। विदेश में राहुल गांधी भारत की ऐसी नेगेटिव इमेज बनाकर आते हैं कि फिर पीएम मोदी को जाकर राहुल गांधी की फैलाई हुई नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मोर्चा खोलना पड़ता है। एक बार आप देखिए, एक ही देश के दो नेता कैसे भारत के बारे में अलग अलग बातें दुनिया के सामने रखते हैं। इससे आपको राहुल गांधी जो पीएम बनना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जो पीएम बने हुए हैं, दोनों के बीच का फर्क समझ में आएगा। एक बार सुनिए दोनों नेताओं को अमेरिका की धरती पर किसने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि अमेरिका में कैसे 10 साल बाद भी नरेंद्र मोदी का जबरदस्त क्रेज। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. भारत में हुए ये इलेक्शन ह्यूमन हिस्ट्री के अब तक के सबसे बड़े चुनाव थे। अमेरिका की कुल आबादी से भी करीब 2 गुने वोटर्स, इतना ही नहीं, पूरे यूरोप की कुल आबादी से ज्यादा वोटर्स, इतने सारे लोगों ने भारत में अपना वोट डाले। Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। कुछ समय पहले जब मैंने कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, तो उसकी गंभीरता सबने समझी। साथियों, आज दुनिया में कहीं भी संकट आए, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आता है। देख रहे हैं आप, दोनों नेताओं का फर्क देख रहे हैं। राहुल गांधी विदेश जाकर बता के आते हैं कि भाई भारत तो बर्बाद हो गया,
नरेंद्र मोदी विदेश जाकर बताकर आते हैं कि भारत से बेहतर कोई जगह नहीं है, आइए यहां काम कीजिए, भारत सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करता है। यह फर्क है। इन बातों को सुनकर कोई भी समझ सकता है कि एक नेता दुनिया के सामने भारत की ऐसी बातें कर रहा है कि सीना चौड़ा हो जाए, और दूसरा नेता दुनिया के सामने भारत को ऐसा दिखाता है जैसे दुनिया की सारी कमियां बुराइयां भारत में ही। यह बात तो कोई सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि जब बाहर कहीं जाते हैं तो अपने घर की बुराइयां नहीं करते, यहां तो देश की बात है। और नरेंद्र मोदी जब भी बाहर जाते हैं तो देश पर गर्व करना ही सिखा कर आते हैं। पीएम मोदी जब भी किसी देश में जाते हैं तो वहां बसे भारतीय हों या फिर उस देश के लोग हों, सबको भारत की नई ताकत के बारे में बताते हैं, जिससे भारत की ताकत के बारे में दुनिया जाने, बाहर बसे भारतीयों को खुद के देश पे गर्व हो। बॉस, यही ना वो अप्रोच है जो नरेंद्र मोदी को दूसरे नेताओं से अलग करती है। यही वजह है कि 10 साल बीत जाने के बाद भी नरेंद्र मोदी किसी देश में चले जाएं तो वहां बसे भारतीय उन्हें सिर आंखों पर बैठा लेते हैं, क्योंकि यहां भारत में कई लोगों को भारत का की विकास जो गाथा है या भारत का जो कद बढ़ा है दुनिया में, उसकी समझ भले ना हो, लेकिन जो विदेश में रह रहा है ना, उसको समझ में आता है बॉस कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद कैसे हमारा सम्मान विदेश में बढ़ा है। विदेश में पीएम मोदी का कोई भी कार्यक्रम हो, वो कार्यक्रम एक रॉक स्टार के इवेंट जैसा बन जाता है, और आज भी बन रहा है। 10 साल बाद भी मोदी मोदी के नारे आज भी गूंज रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी जब पीएम मोदी भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे तो वहां मोदी मोदी की गूंज सुनाई देने लगी। सुनिए, और उन लोगों को भी सुनिए जिनको लगता है कि पीएम मोदी से मिल लेना, एक बार करीब से उन्हें देख लेना, उन्हें छू लेना, यह सपने के साकार होने जैसा है। आप देखिए, 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद नरेंद्र मोदी का क्रेज बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। देखिए अमेरिका में क्या हुआ है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्ते यूएस। मोदी जी को देख लिया, छू भी लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। बस देखना था योगी जी को, मोदी जी को टच करना था, छूना था, देख। कहाँ से? अरे एक ही ड्रीम था, मैं मोदी जी को पास से टच कर लूं, छू लूं। भारत में मैं ओरिजिनली बिहार से बिलोंग करती हूँ, दिल्ली में सेटल्ड हूँ, लेकिन इधर उधर यूरोप और अमेरिका ही रही हूँ, मगर बस मोदी जी हैं मेरे भगवान, मिल गए ऐसा मुझे लग रहा है। आप ये इमोशन और कनेक्ट देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ लोगों का। भाई लोग रो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को देख लिया, अपने भगवान को देख लिया, उनको पास से छू लिया। ये है नरेंद्र मोदी का आज भी क्रेज। राहुल गांधी और पीएम मोदी का फर्क आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब विदेश में राहुल गांधी किसी से मिलते हैं तो विवाद हो जाता है, जब पीएम मोदी किसी से मिलते हैं तो विवाद होने की जगह पर जो विवाद चल रहे होते हैं उनके सुलझने की उम्मीद बढ़ जाती है। जैसे अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की और द्विपक्षीय वार्ता में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी बातचीत। ये दोनों ही मुलाकात इस लिहाज से खास है क्योंकि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। पिछले कुछ वक्त से वहां चीन का दखल और भारत विरोधी ताकतें हावी होने की कोशिशें कर रही हैं। इसलिए चीन के प्रभाव से कोसों दूर अमेरिका में नेपाल के प्रधानमंत्री से मिलकर पीएम मोदी ने भारत की कूटनीतिक हितों को साध लिया। यह मुलाकात इतनी अच्छी रही कि नेपाल के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल आने का न्योता दिया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार भी कर लिया। केपी शर्मा ओली जुलाई में ही चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और यह उनकी पहली विदेश यात्रा है और पहली यात्रा में भारत के साथ संबंध मजबूत करने पर बात हुई। इसी तरह पीएम मोदी ने दूसरी मुलाकात फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की। यह देखिए तस्वीर। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब पिछले 1 साल से इजरायल और हमास के बीच गाजा में युद्ध छिड़ा हुआ है और जिस तरह से यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया की भारत से उम्मीद बढ़ी है, उस माहौल के बीच फिलिस्तीन के नेता भी गाजा युद्ध को रोकने में भारत से मदद की उम्मीद में है। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने गाजा में मानवीय नुकसान पर वैसी ही गहरी चिंता व्यक्त की जैसी यूक्रेन युद्ध को लेकर कर चुके। इसके साथ पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत के लगातार समर्थन के संकल्प को फिर से दोहराया। पीएम मोदी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो उनके एजेंडे में सिर्फ एक ही चीज रहती है और वो है देश हित। भाई हम लोग तो कवर किए हैं ना उनका विदेशी दौरा। भाई साहब, रेस्ट नाम की चीज ही नहीं है। एक तो आप यहां से अमेरिका पहुंचिए, 16 घंटे 18 घंटे की फ्लाइट है, जेट लैग हो जाता है। मतलब
टाइम जोन अलग है, जब यहां रात होगी वहां दिन होगा, वहां दिन होगा यहां रात होगी, तो आपका बॉडी का क्लॉक ही हिल जाता है। लोगों को तो 2-2 दिन लग जाते हैं बॉडी क्लॉक सेट करने में। नरेंद्र मोदी वहां उतरते हैं काम में, इधर मीटिंग उधर मीटिंग, इधर मीटिंग उधर मीटिंग। भाई नरेंद्र मोदी को कवर करना विदेशी दौरों में मुश्किल हो जाता है। इस उम्र में उनकी ऊर्जा ही खत्म नहीं हो रही। इसलिए आप देखिए कि अमेरिका में कम समय में पीएम मोदी भारत के हित के लिए ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स इस बार भी कर रहे हैं। अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर पीएम मोदी ने 11 से ज्यादा मीटिंग की है, 6 राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले। इसके अलावा दुनिया की 15 टॉप कंपनीज के सीईओ से भी मिले हैं और उन्हें भारत आकर बिजनेस करने का न्योता दिया कि बॉस हमारे यहां आइए ना, हमारे यहां बढ़िया है भाई। अमेरिका के साथ जो 31 प्रेडेटर ड्रोन की डील हुई थी, उसकी जल्द से जल्द डिलीवरी के लिए बातचीत भी हुई है। कोलकाता में नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने को लेकर अमेरिकी कंपनी से डील फाइनल हो गई। यह डील इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्लांट में बनने वाली चिप सेना के उपकरणों में इस्तेमाल होगी और भारतीय सेना को ज्यादा हाईटेक बनाएगी। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम में अगले 5 साल में $90 मिलियन यानी करीब 750 करोड़ रुपए के निवेश की डील फाइनल हुई। क्लीन एनर्जी को लेकर भारत और अमेरिका की कंपनी के बीच $1 बिलियन यानी करीब 8,500 करोड़ रुपए की डील हुई है। इस दौरे पर पीएम मोदी का फोकस सेमीकंडक्टर और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रहा। गूगल और बाकी कंपनियों ने भारत के एआई सेक्टर में ज्यादा निवेश करने की बात कही। अमेरिका में पीएम मोदी ने एआई का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि दुनिया के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन उनके लिए एआई का मतलब अमेरिका और इंडिया है। देखिए कैसे पीएम मोदी ने एआई को दोनों देशों के संबंधों से कनेक्ट कर दिया। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन, अमेरिका इंडिया, ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। यही एआई स्पिरिट भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। यह तो अमेरिकी दौरे में जो उन्होंने कहा। इस वक्त पीएम मोदी यूएन के कार्यक्रम में लाइव बोल रहे हैं और वहां क्या बोला है वो भी अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पीएम मोदी से मुलाकात के बाद टेक कंपनियों के दिग्गज भी पीएम मोदी के मुरीद हो गए। जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को ट्रांसफॉर्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पीएम मोदी ये सोच रहे हैं कि एआई भारत को किस तरह से बदल सकता है जिससे भारत के लोगों का फायदा हो। ऊर्जा के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी होल्टेक इंटरनेशनल के सीईओ क्रिस सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुद्दों को समझते हैं, चुनौतियों को समझते हैं। टेक कंपनी एक्सचेंजर की सीईओ जूली स्वीट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर और अगले दशक के लिए उनके नेतृत्व और विजन के बारे में जानकर सम्मानित महसूस हुआ। यानी दुनिया को चलाने वाली दिग्गज कंपनियों के टॉप अधिकारी पीएम मोदी के विजन से प्रभावित हैं और भारत को अपना बिजनेस डेस्टिनेशन बनाने के लिए तैयार हैं। आप यह भी देखिए कि ये सारे लोग नरेंद्र मोदी से इतना प्रभावित क्यों हैं भाई? इसलिए कि नरेंद्र मोदी में वो सब खास बातें इन लोगों को दिखती हैं जो एक बड़े देश के लीडर में होनी चाहिए। और ये सारे लोग यही मानते हैं कि अगर कोई लीडर होना चाहिए तो नरेंद्र मोदी जैसा लीडर होना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो देख ही रहे हैं कि भाई दुनिया में कैसे कैसे लोग अपने अपना देश चला रहे हैं। जैसे आप दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को देख लीजिए भाई, अपने देश की छीछा लेदर कराए हुए हैं। जो बाइडेन अक्सर भूल जाते हैं कि बैठे कहां हैं, मिल किससे रहे हैं। बाइडेन चलते फिरते चीजें भूल जा रहे हैं भाई, बोलते बोलते लोगों के नाम भूल जाते हैं। जो बाइडेन ने यही पीएम मोदी के साथ भी कर दिया। अमेरिका में जो बाइडेन को पीएम मोदी का नाम लेकर उन्हें स्टेज पर बुलाना था, लेकिन वो भूल गए कि वहां पे किसको बुलाना है, क्या करना है। मतलब बुढ़ापा हावी हो गया उन पर भाई, बीमारी हावी हो गई है इतनी जो बाइडेन, और ये अमेरिका का राष्ट्रपति है। बताइए, देखिए वहां क्या हुआ है। So I want to thank you all for being here. And now, who am I introducing next? Who's next? So I want to thank you all for being here.
And now, who am I introducing next? Who's next? तो राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो कोई ना कोई रायता फैला के आते हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, वो किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो वो कम रायता नहीं फैलाते, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि अमेरिका की जगह आसाई होती है। जो बाइडेन तो 81 साल के हो गए, इसलिए उनकी मजबूरी को समझा जा सकता है कि वो क्या बोल जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन राहुल गांधी तो ये बहाना भी नहीं बना सकते, भाई वो तो 54 साल के हैं। कई लोग तो उनको आज भी युवा नेता कहते हैं, और वो अब तक ये नहीं समझ पा रहे कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। उनका हाल तो यह है कि जोश जोश में एक बात कह जाते हैं, फिर सफाई देते फिरते हैं। जैसे अमेरिका में राहुल गांधी सिखों की धार्मिक आजादी पर बोल गए, पूरा रायता फैल गया। अब इसी पर राहुल गांधी वापस आकर बैक टू बैक सफाई दे रहे हैं। राहुल गांधी लगातार सोशल मीडिया पर सिखों पर अपने बयान को लेकर सफाई दे रहे हैं। राहुल गांधी हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में पोस्ट करके बार बार अपनी बात को सही बता रहे हैं। राहुल गांधी के पगड़ी पहने सिख गेटअप वाले वीडियो कांग्रेस सोशल मीडिया को वायरल करने पड़ रहे हैं। कांग्रेस पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के जरिए सिखों के सम्मान की बात कहलवा रही है। कांग्रेस के नेता मनमोहन सिंह की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। देश को पहला सिख प्रधानमंत्री देने का श्रेय गांधी परिवार को दिया जा रहा है। आप सोचिए कितने किलोमीटर में रायता फैल गया होगा कि उसको बुलडोजर में जो आगे लगा रहता है उससे उठाना पड़ रहा है, ऐसी हालत हो गई। मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि सिखों वाले बयान से राहुल गांधी को थोड़ा सेफ किया जाए, क्योंकि फीडबैक आ रहा होगा कि बहुत सिखों को भी पसंद नहीं आएंगे, ऐसी बात कैसे बोल दी राहुल जी। अब अगर आप पीएम मोदी को देखें तो वो विदेश जाकर भारत की विविधता और एकता की बात करते हैं, जबकि राहुल गांधी धार्मिक आजादी को लेकर सवाल खड़े करते हैं। यह अंतर है पीएम मोदी और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं राहुल गांधी की राजनीति। आप अमेरिका में दोनों नेताओं के बयान सुनिए। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में धार्मिक आजादी खतरे में। पीएम मोदी बताते हैं कि कैसे भारत की विविधता में एकता ही उसकी ताकत है। सुनिए दोनों को एक बार। Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. हम उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, दुनिया के सारे मत है, पंथ है, फिर भी हम एक बनकर, नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी कितने बयानों पर सफाई देंगे? कोई एक बयान हो तो राहुल गांधी की सफाई समझी जाए। सिख वाले बयान पर ही नहीं, अमेरिका में आरक्षण वाले बयान पर भी बवाल मचा हुआ है। यह विवाद 10 सितंबर का है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी उस पर लगातार सफाई दिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है। आज दोपहर को भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने कुछ पुराने बयान के वीडियो डाले, जिसमें वो आरक्षण के समर्थन कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, कहा कि बहुजन विरोधी भाजपा चाहे कितना भी झूठ फैला ले, हम आरक्षण पर आंच तक नहीं आने देंगे। हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक विस्तृत जाति जनगणना न हो, आरक्षण पर से 50% की सीमा हटाकर हर वर्ग को उनका हक, हिस्सेदारी और न्याय न मिल जाए। जनगणना से प्राप्त जानकारी भविष्य की नीतियों का आधार न बन जाए। मोदी जी जाति जनगणना बोलने तक से डरते हैं, वो नहीं चाहते कि बहुजनों को उनका हक मिले। राहुल गांधी ने कहा कि वो फिर से दोहराते हैं कि उनके लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बहुजनों को न्याय दिलाना उनके जीवन का मिशन। लेकिन राहुल गांधी कितनी सफाई दें? सच ये है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो कभी ना कभी उस गड्ढे में खुद गिरता है। लोकसभा चुनाव के दौरान कितना झूठ फैलाया जा रहा था कि मोदी तीसरी बार जीत गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये झूठ और भ्रम फैलाने वालों ने अपनी कुछ सीटें तो बढ़ा ली, लेकिन अब जब ऐसी राजनीति की आग इन तक पहुंच रही है तब इनको समझ में आ रहा है कि हाथ जल गया। तब नहीं समझ में आ रहा था चुनाव के वक्त। बस आप ही के पास सोशल मीडिया है, बस आप ही के पास जो है टीम है, आज के पास डेट में सबके पास है। तो जो नरेंद्र मोदी ने कहा भी नहीं वो आपने फैलाया, तो जो आप कह रहे हैं उसको ये लोग फैला रहे हैं। अब देते रहिए सफाई। आरक्षण वाली बात पर राहुल गांधी सफाई पर सफाई इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं
और हरियाणा में कांग्रेस को लग रहा है कि राहुल गांधी का बयान बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि हरियाणा में एक तरफ मुद्दा भी चल रहा है और वो मुद्दा है कांग्रेस की दलित नेता कुमारी शैलजा के अपमान का। हरियाणा कांग्रेस के अंदर बड़ी गुटबाजी है। कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना गुट है, कुमारी शैलजा का अपना गुट, और दोनों गुटों में आपस में बनती नहीं। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के अंदर दलित नेताओं का अपमान हो रहा है, कुमारी शैलजा का अपमान हो रहा है, उनको टिकट नहीं दिया, उनके लोगों को टिकट नहीं दिया। आज हरियाणा में अमित शाह ने रैली की और इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। एक बार अमित शाह को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि हरियाणा में किस नए विवाद में कांग्रेस फंस गई। हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी शैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा पार्टी के प्रचार कार्यक्रमों से दूर है। उनके प्रचार से अचानक गायब होने से हलचल मच गई, क्योंकि वो हरियाणा में पार्टी की बड़ी नेता है। कुमारी शैलजा सीएम पद की दावेदारों की रेस में बताई जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस के बड़े दलित चेहरों में से एक। कुमारी शैलजा कांग्रेस की महासचिव भी है, लेकिन जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा का घोषणा पत्र जारी किया तो उस कार्यक्रम में भी कुमारी शैलजा मौजूद नहीं थी। इन सबकी वजह से कुमारी शैलजा के नाराज होने की खबर फैल गई। बात इतनी बढ़ गई कि उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें चलने लगी। बीजेपी की तरफ से भी उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दे दिया गया। बीएसपी की तरफ से भी कुमारी शैलजा को पार्टी में आने का न्योता दिया गया। कुमारी शैलजा की नाराजगी की 2 बड़ी वजह बताई जा रही है। एक तो यह कि टिकट बंटवारे में उनकी ज्यादा चली नहीं, इस वजह से वो नाराज हैं। दूसरी ये कि ऐसा आरोप है कि उनके खिलाफ कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता ने अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है। हरियाणा की राजनीति में दलित फैक्टर हावी है, इसलिए कुमारी शैलजा जो खुद दलित हैं, उनकी नाराजगी से कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। अगर आप देखेंगे, हरियाणा में एससी रिजर्व सीट 17 है और हरियाणा में दलित आबादी 19.35%। हालांकि कुमारी शैलजा ने पार्टी छोड़ने की बात से इनकार कर कांग्रेस को थोड़ी राहत दी है। दावा है कि वो 2 से 3 दिन में प्रचार के लिए फिर ग्राउंड पर दिखेंगी, लेकिन इन सबके साथ कुमारी शैलजा अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रही है। एक बार सुनिए कुमारी शैलजा क्या कह रही है। नाराजगी की बात नहीं, इच्छा जाहिर की थी मैंने और उसको मैं अब नकार भी नहीं सकती और नकारूंगी क्यों, क्योंकि मैंने कहा, ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा, लेकिन वो बात नहीं हुई। पार्टी को ये उचित नहीं लगा, ये पार्टी का फैसला रहा। लेकिन मैं तो पार्टी की सिपाही हूँ, जो पार्टी का फैसला है हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, कुछ उम्मीदें थी और कई चीज़ों में निराशा तो हुई है। ये मैं ऐसे कैसे कह दूँ, आई एम ह्यूमन। यानी नवभारत के कैमरे पे कुमारी शैलजा मान रही हैं कि भाई कुछ चीजों में नाराजगी तो है। अब आप बताइए, हरियाणा में ये लोग बीजेपी को हराने उतरे, यहां हुड्डा गुट और शैलजा गुट अलग अलग चल रहा है और आपस में ही लड़ रहा है। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में आधी सीटें जीतने के बाद से कांग्रेस कॉन्फिडेंट है। इस कॉन्फिडेंस की वजह से पार्टी के अंदर कई खेमे बट गए, जिन्हें लग रहा है कि अगर सरकार बन गई तो सीएम वही होने चाहिए या उनके खेमे का होना चाहिए। लेकिन अब यही खेमेबाजी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। पहले सिख समाज पर बयान देकर राहुल गांधी ने पंजाब से सटे हरियाणा में पार्टी की टेंशन बढ़ाई। फिर दलित नेता की नाराजगी ने कांग्रेस को और मुश्किल में डाल दिया। राहुल गांधी तो हर जगह दलित पिछड़ों की बात करते हैं, उनके लिए तो यह और फजीहत वाला मामला बनता जा रहा है। राहुल गांधी गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं। वो जो बोलते हैं उनकी पार्टी के एक्शन में दिखता नहीं। उनके अपने बयान उनके लिए मुसीबत बन जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी को लगातार पीएम बनाने का सपना बेच रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में एक रैली के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को फ्यूचर पीएम बता दिया। सुनिए एक बार। भारत के होने वाले वजीर आजम राहुल गांधी जी यहां पे गठबंधन के लीडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के और आपके उम्मीदवार जो यहां पे खड़े हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इनका खुद का लड़का वहां जम्मू कश्मीर में सीएम बन पाएगा यानी इसकी गारंटी नहीं है। ये राहुल गांधी के पीएम बनने की गारंटी लेके उन्हें भारत के होने वाले वजीर आजम बोल के स्वागत कर।
जब तक ऐसे नेता है ना बॉस, जो राहुल गांधी को सच का सामना न करा के उन्हें सपने दिखाते रहेंगे, तब तक कांग्रेस का वही हाल होगा जो 3 बार से लोकसभा चुनाव में हुआ। क्योंकि लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी से हार कर भी अगर कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी ने गजब काम कर दिया है, तो बॉस कांग्रेस का भगवान मान लीजिए।